Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel CommerceNet Express. As you know, my dear friends, हमने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में MCQs प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UGC नेट हो या फिर DSSB, KVS, NVS, रीट, HTET, HSC, मीन्स कोई भी टीचिंग एग्जाम, चाहे वो आप TGT के लिए कर रहे हैं या PGT के लिए, आप हमारे चैनल के साथ अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस सीरीज़ में माय डियर फ्रेंड्स, मैंने वही MCQs फ्रेम किए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जिनका अपकमिंग एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो फिर माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने सेशन पर। MCQs के साथ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, जो आपको सिलेक्शन दिलाने में पूरी हेल्प करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 119। इसके पहले 1 to 118 हम डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारी सीरीज़ को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये इस सीरीज़ का फर्स्ट है, जो है 119। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। इसमें पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन की लिमिट क्या है, आपको बताना होगा। ऑप्शन है नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है, या फिर बिटवीन -1 and 0 इंक्लूडिंग द लिमिटिंग वैल्यूज, बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग द लिमिटिंग वैल्यूज, एंड फोर्थ बिटवीन -1 and 1 द लिमिटिंग वैल्यूज इंक्लूसिव। आपको बताना होगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बुक टेस्ट है और आपको आंसर देना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपना स्कोर ज़रूर मुझे बता के जाना, ताकि हमें भी खुशी मिले कि आप हमारे साथ जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहा है वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर जैसे कि आप जानते हो जो टाइप ऑफ कोरिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, राइट। लीनियर भी होता है, साथ में नॉन लीनियर भी होता है, मीन्स लीनियर का लाइन में या फिर नॉन लीनियर। इसके अलावा सिंपल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या होता है। जो हमारे मेथड होते हैं किसी भी कोरिलेशन को स्टडी करने के, एक स्कैटर डायग्राम से मेथड से करते हैं। सेकंड, हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से कर सकते हैं। थर्ड, स्पियर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से करते हैं, या फिर कॉनकरेंट डेविएशन मेथड से करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, इनको अगर हम डिस्कस 1 by 1 करने लगे तो कम से कम 1 घंटे की, मतलब 1 by 1 करने लगे तो भी 1 घंटे की वीडियो बन सकती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कॉनकरेंट डेविएशन मेथड की। सेकेंड थिंग, अगर आपको ये मेथड के बारे में जानना है तो मैं लिंक दे दूंगी आपको नीचे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कोरिलेशन से रिलेटेड। आप हमारी वीडियो को चेक कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं कॉनकरेंट डेविएशन की, यहाँ पर लाइक पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन आल्सो लाइज -1 and 1 बोथ इंक्लूसिव। तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू होती है वो लाइज करती है -1 और 1 के बीच में, और ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन फोर्थ इज राइट ऑप्शन। जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डेविएशन होता है उसकी वैल्यू लाइज करती है -1 and 1 के बीच में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 120। इफ द टू सीरीज मोर इन रिवर्स डायरेक्शन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई 2 सीरीज दे रखी है जिनमें वैल्यूज दे रखी है और वो रिवर्स हैं डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे से रिवर्स चल रही हैं, द वेरिएशन इन देयर वैल्यूज आर ऑलवेज प्रोपोर्शनेट। और जो नेगेटिव जो चल रही हैं वो जितना भी उनके अंदर चेंज होता है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनेट होता है। मीन्स अगर उसके अंदर 5% इंक्रीज हुआ तो दूसरी सीरीज में 5% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे, या फिर फोर्थ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। आपको आंसर करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रिवर्स दे रखा है, इसमें मतलब मीन्स नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो हम 2 कट कर देंगे यहाँ से, हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है ऑलवेज प्रोपोर्शनेट, हमेशा प्रोपोर्शनेट जा रही, कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो इसका मतलब वो एक तरह से क्या हुआ, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 121। देयर इज अ वेरी लो इनवर्स रिलेशनशिप। लो इनवर्स रिलेशनशिप, यहाँ पे की पॉइंट पकड़ लीजिए आप, बिटवीन मेजर ऑफ ओवरवेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कंसिस्टेंट विद द स्टेटमेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मान लीजिए ओवरवेट है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन दोनों को मेजर किया जाता है, लेकिन जो रिलेशनशिप आता है वो वेरी लो आता है, और इनवर्स रिलेशनशिप आता है, इनवर्स रिलेशनशिप लेकिन लो, वेरी लो। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कंसिस्टेंट। तो हमको पूछ रहा है इनमें से कौन सी वैल्यू होगी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। फर्स्ट 0.80, सेकेंड 0.20, थर्ड -0.20, फोर्थ -0.80। बताइए। देखिए आपको यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत है। एक तो बताया है इन्होंने इनवर्स, इनवर्स का मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव दे रखी है तो हमारी कट जाएंगी, तो बची हमारे पास 2, है ना। तो हम जब बात करते हैं वेरी लो इनवर्स रिलेशनशिप की, तो उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा -0.20 होती है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम। लो इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, कहते हैं समटाइम्स वेरिएबल कुड ऑल्सो हैव अ वीक नेगेटिव कोरिलेशन। कभी कभी जो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की, उनके बीच में काफ़ी वीक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, मीन्स जो उनके बीच में कोरिलेशन होता है काफ़ी नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है लेकिन काफ़ी कम होता है। तो कहते हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ -0.02 मीन्स होता है कि नेगेटिव है तो -0.2 होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो 0.2 होगा, 0.2 होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 122। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको बताना होगा। इनमें से हमें रीड करना है और बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। फर्स्ट, द साइंस ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर ऑलवेज द सेम। जो साइंस होते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट के हमेशा सेम होते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बिल्कुल सही है बात। तो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट होता है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। थर्ड, द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल। जो वेरिएंस होता है किसी टू वेरिएबल्स का, डिवाइड करते हैं उसको बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू आर। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर फॉर्मूला पता है तो आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन के बट नॉट द स्केल। वो कह रहा है इसमें ये बता रहा है कि इंडिपेंडेंट ओरिजिन के तो होता है लेकिन स्केल के इंडिपेंडेंट नहीं होता है। यही हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो हमारा कोएफिशिएंट कोरिलेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, चाहे स्केल चेंज हो या फिर ओरिजिन, दोनों से ही वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 123, जो है इस तरह से, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। जो पूछ रहा है जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं वो क्या, किस लिए यूज़ करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, उससे क्यों यूज़ किया जाता है। फर्स्ट, अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वाई वेरिएबल गिवन अ स्पेसिफिक, यहाँ देखो स्पेसिफिक दे रहा है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल। सेकेंड, अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई वेरिएबल गिवन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल। थर्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर किसी को पता है कि कोरिलेशन होता क्या है, देखो कोरिलेशन का मतलब यही होता है कि हमारे पास अगर कोई भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में दोनों में रिलेशन कितना स्ट्रोंग है, किस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नहीं है या वीक है, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को ही बताता है कोरिलेशन। ओके, तो यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम किस लिए डिटरमाइन कर, इससे क्या डिटरमाइन किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 124। ये आपका 124th क्वेश्चन है, हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन करते हो आप, ये तो फिर भी जिससे अगर आपने, आई होप आपने सिलेबस पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियोस देखिए, मैंने पूरा सिलेबस बता रखा है कि आने वाला जो अपकमिंग एग्जाम है डीएसएसबी का, मैं डीएसएसबी की बात कर रही हूँ,
अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। काफ़ी कुछ टर्म्स चेंज हो चुकी हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव आएंगे। सेकंड पेपर की बात करूँ मैं, पेपर 2, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, याद रखना ये बात। जो पहले की तरह आते थे वैसा कुछ नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव आएंगे ये पता है, आई होप आपको पता होगा। और साथ में उन्होंने कहा कि जो लेवल है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा अब की बार। जो अब एग्ज़ाम होगा 2020 में जो एप्लीकेशन निकली थी उनका जो एग्ज़ाम होगा, पीजीटी की बात कर रही हूँ मैं, पीजीटी कॉमर्स, चाहे आप तैयारी कर रहे हो पेपर फर्स्ट की या फिर पेपर 2 की, आप जो कॉमन पेपर हो तो उसकी तैयारी कर रहे हो या सेकंड की, दोनों का लेवल हाई होगा पहले से। ये दिमाग में बैठा लीजिए। आपको अपनी तैयारी पहले वाले जो पुराना डर रहा है उसके ऊपर बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर कोई भी दूसरा आपको यूट्यूबर चीख चीख के कह रहा है कि प्रीवियस ईयर करके ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं माय डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर आपको आइडिया दे सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, किस डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंज होने वाली इस टाइम, इस बार, ठीक है। तो अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगी, आप सिलेबस को ज़रूर देखना। मेरी वीडियो में मैंने एक एक चीज़ बता रखी, सिलेबस और पैटर्न क्या क्या होने वाला है अब की बार DSSB में, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन ये करते हैं 124th। डैश इंक्लूड्स फाइनेंशियल एंड कॉस्ट काउंटिंग। कहते हैं जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो भी टर्म यहाँ पे आएगी वो इंक्लूड करती है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट काउंटिंग, फाइनेंशियल कॉस्ट काउंटिंग, और साथ में टैक्स प्लानिंग और टैक्स अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड करती है। मीन्स जो यहाँ पे टर्म आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट काउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, या नन ऑफ द, ये तो भूल ही जाओ। इन तीनों में से कोई यहाँ पे जो भी टर्म आएगी वो इंक्लूड करती है फाइनेंशियल और कॉस्ट काउंटिंग को, साथ में टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग को। बताइए क्या आंसर हो सकता है आपका? फाइनेंशियल है या कॉस्ट काउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग? देखो मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग है वही इंक्लूड करती है आपके टैक्स को भी, टैक्स प्लानिंग। अब देखो कौन करता है टैक्स प्लानिंग? ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो तो आपके लिए काफ़ी बेटर है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 125th। कॉस्ट काउंटिंग डिस्क्लोज। जो हमारी कॉस्ट काउंटिंग है, हमने कॉमर्स में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। कॉस्ट काउंटिंग क्या डिस्क्लोज करती है? फर्स्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोडक्ट, जॉब और सर्विसेज। क्या वो PL बताती है, प्रॉफिट एंड लॉस बताती है किसी जॉब या सर्विस का, या फिर इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन बिजनेस, या फिर नन ऑफ दीज। देखो जो चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर पाती वो काम कॉस्ट काउंटिंग करती है, क्योंकि कॉस्ट में हम क्या पता करते हैं, हमारी कॉस्ट क्या आ रही है प्रोडक्ट की। अगर वही हमें नहीं पता होगा तो हम किस तरह से मैनेज कर पाएंगे कि चाहे वो हमारी क्वालिटी कंट्रोल हो या फिर प्राइस कंट्रोल हो या कॉस्ट कंट्रोल हो। तो कॉस्ट काउंटिंग करके एक बिजनेस होता है वो क्या वो मतलब मेजर कर सकता है या फिर फोरकास्ट कर सकता है या फिर प्लानिंग करता है कॉस्ट को, ठीक है। तो एक इस तरह से हम कह सकते हैं जो कॉस्ट काउंटिंग डिस्क्लोज करती इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन बिजनेस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 126। माय डियर फ्रेंड्स, अपना स्कोर जरूर देखिएगा, चेक कीजिएगा आपका स्कोर क्या रहा, और साथ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप एक पॉज कीजिए इसको वीडियो को, और पहले आप अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए रीड करके, बाद में मेरे आंसर को फॉलो कीजिए, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन हमें कैसे समझना है और हमें कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जो हम ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अंदर बस यही होता है, हम पजल हो जाते हैं और कोई रीज़न नहीं होता। हम देखो एक बात बताइए, आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, एक तरह से आप कॉमर्स आर्मी हैं। कॉमर्स आर्मी 2 years पढ़ती है 11th एंड 12th में, एंड 3 years पढ़ती है कॉमर्स को स्टडी करती है ग्रेजुएशन में, एंड देन 2 years अगर वो उसने मास्टर्स कर रखी है। तो अगर आप PGT की तैयारी कर रखी है, आप कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है PGT के अगर पेपर कर रहे हैं तो आप मास्टर्स आपने कर रखी है, तो आप देखिए आपने कितनी सारी कॉमर्स पढ़ी हुई है, कितने साल आप कॉमर्स पढ़े हो। तो आपको ऐसा नहीं कि आता नहीं, आता सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक सिलेबस होता है, बस उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे पूरी तैयारी करवाई जाती है किसी भी टीचिंग एग्जाम की जो रिलेटेड हो कॉमर्स से। आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कॉमर्स। अगर आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो तो भी करवाई जाएगी, और फर्स्ट पेपर DSSB KVS NVS जो भी है
उसकी भी साथ में प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो दोनों से ही आप जुड़ सकते हो और देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है और आप कहाँ लैग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कहीं भी लैकिंग करें, छोटी सी भी लैकिंग हो रही है, तो अभी से ही अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि आपको नेक्स्ट ईयर फिर से वेट करना पड़ेगा, कब रिक्रूटमेंट आएगी, कब एग्ज़ाम होगा और फिर कब सिलेक्शन होगा, और उसका भी कोई सर्टेन नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि इसी में ही आप अपना 100% दे दीजिए। गॉट इट? तो बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द सम ऑफ, कह रहे हैं जो नेचुरल रेट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो किसका सम होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बताइए, देखो हम जब नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं कि होते क्या हैं। जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो वर्कर होता है वो खुद से अपनी मर्जी से ही अनएम्प्लॉय रहता है, क्योंकि वो सर्च करता रहता है जॉब, बेटर जॉब के लिए, कि भाई एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब करते हैं, फिर तीसरी जॉब करते हैं। हम भी कैसा करते थे पहले, मैं करती थी ऐसा पहले कि एक को छोड़ के दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल, इस तरह से पकड़ती थी। लेकिन अब सबको सर्टेन हो गया, अब ज़रूरत नहीं है, राइट? तो ऐसा होता है, जब तक उसको अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, अच्छा वर्क प्लेस नहीं मिल जाता, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक वो चेंज करता रहता है, और इस ड्यूरेशन में वो एक तरह कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। तो वो एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वो अपनी मर्जी से हो रहा है। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, मान लीजिए इकोनॉमी कुछ चेंज आ गए, उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, टेक्नोलॉजी अगर चेंज आ जाते हैं मान लीजिए, तो क्या होता है, आप उस डायरेक्शन में भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी की उतनी नॉलेज नहीं होती, अपग्रेड नहीं हो पाते हो, और उसकी वजह से आप कहीं लैग कर रहे होते हो। मान लीजिए आजकल के जो हमारे जो पुराने टीचर्स थे, आजकल स्मार्ट वो चल गए, बोर्ड चल गए, कुछ जो हमारे पुराने टीचर्स थे वो जो हैं पुराने हैं, वो स्मार्ट बोर्ड को यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से वो नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो ये दोनों का ही मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या चीज़? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए माय डिफरेंस, ये देखिए, विच एवरेज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। कहता कौन सा एवरेज, एवरेज हमारे पता है आपको, अरिथमेटिक मीन भी होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, मोड भी होता है, लेकिन इनमें से कौन सा मोस्ट अफेक्टेड होता है बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन? आई होप आप आंसर दे सकते हैं, आपने स्टैटिक्स पढ़ी होगी, तो यस दैट इज अरिथमेटिक मीन। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 128। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इज, जो हमारा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है कैसा होता है? फ्री फ्लोट होता है, मैनेज्ड फ्लोट होता है, थर्ड फिक्स्ड होता है, या फोर्थ फिक्स्ड टारगेट ऑफ बैंड? आपको इसका आंसर देना होगा। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। अगर नहीं दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर देना, ताकि मुझे पता चले आपका फोकस किधर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज का रेट सिस्टम क्या है। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कीजिए, गूगल में आपको आंसर मिलता है तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। ओके, दैट इज़ गुड, आई होप सो। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन एंड थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन उसको भी खड़का दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।